नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। तीरथ सिंह को 2 दिन पहले ही अचानक दिल्ली बुलाया गया था और इसके बाद से ही राज्य के अंदर अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। तीरथ संवैधानिक संकट का सामना कर रहे थे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुच्छेद 171 ए के मुताबिक चूंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विधायक नहीं है, इसलिए उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए मुख्यमंत्री चुने जाने के दिन से 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी था और ये समय सीमा 9 सितंबर को खत्म हो रही थी। क्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नारद घूसखोरी मामले में अभियुक्त शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी? ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मेहता ने अभियुक्त से मुलाकात कर नियम कानून का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही पार्टी ने मेहता को पद से हटाने की मांग की है। दूसरी ओर तुषार मेहता ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने उनसे मिलने की कोशिश तो की थी, पर उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इसके साथ यह मामला गहरा गया है और पेचीदा हो गया है। आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र का आगाज हो गया, लेकिन सत्र के पहले ही दिन मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर शराबा किया। इस दौरान बीजेपी के विधायक शोर मचाते रहे और चुनाव बाद की राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाते रहे। और इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सिर्फ 7 मिनट में अपना अभिभाषण खत्म किया और सदन से बाहर निकल गए। बता दें, राज्यपाल ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो ममता बनर्जी सरकार का दिया हुआ अभिभाषण नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण पढ़ने को बाध्य होते हैं। लेकिन जब शोर शराबा हुआ तो वे इस बीच निकल गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य की पुलिस को आदेश दिया है कि वह चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले के सभी पीड़ितों के केस दर्ज करे। गौरतलब है कि बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई थी और बीजेपी ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर आरोप लगाया था कि उसके कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की हदें पार कर दी हैं। मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ममता सरकार से कहा है कि वह हिंसा में पीड़ित लोगों का इलाज सुनिश्चित करे और सभी को राशन भी उपलब्ध कराए, चाहे पीड़ितों के पास राशन कार्ड हो या नहीं। अब गर्भवती महिलाएं भी कोरोना का टीका लगवा सकेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया जा सकता है। वो अब कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करके या कोविड-19 वैक्सीन के लिए टीकाकरण केंद्रों पर जा सकती हैं। पिछले महीने तक स्तनपान कराने वाली महिलाएं टीका लगवा सकती थीं, लेकिन गर्भवती महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती थी। बिहार की सियासत में हुए एक ताज़ा राजनीतिक वाकये में नीतीश सरकार के मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफा दे दिया है। सहनी ने कहा कि उन्होंने ये इस्तीफा अफसरशाही के खिलाफ दिया है। एएनआई से बातचीत में सहनी ने कहा कि मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, अफसर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो लोगों का काम नहीं होगा और ऐसे में मुझे इस जगह नहीं रहना। उन्होंने कहा कि राज्य में अफसर पूरी तरह बेलगाम हैं। सहनी ने कहा कि विधायक तो खुलकर बोल भी सकते हैं, लेकिन मंत्री तो ऐसा भी नहीं कर सकते। नीतीश सरकार से इस्तीफा देने वाले मंत्री मदन सहनी के आरोपों का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने समर्थन किया है। मांझी ने कहा, ये बात सच है कि कई प्रशासनिक अफसर नेताओं की बात को अहमियत नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को विधायकों की एक बैठक में उठा भी चुके हैं। मंत्री पद से मदन सहनी के इस्तीफे के बाद बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में पूरी तरह अफसरशाही चालू है और जब मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की बात क्या सुनी जाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी ने कहा कि इस गिरी हुई सरकार का गिरना तय है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। मदन सहनी के इस्तीफे को जेडीयू के लिए झटका माना जा सकता है क्योंकि सहनी पार्टी के बड़े ओबीसी चेहरे हैं और जब जेडीयू के ही मंत्री अफसरों पर उनकी बात ना सुनने के आरोप लगा रहे हैं तो ये वाकई बेहद गंभीर मसला है। जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग की इमारत के परिसर में ड्रोन देखा गया है। ये ड्रोन रविवार रात को देखा गया और इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। भारत ने इस मसले को पाकिस्तान में अपने समकक्ष अफसरों के सामने उठाया है और इसे लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बीते रविवार को जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं और उसके बाद जम्मू के कई इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना के लखनऊ के उनके घर में अचानक देर रात यूपी पुलिस ने तलाशी ली है। मुनव्वर राना के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस अचानक घर में घुस आई और उसने बिना किसी वारंट दिखाए तलाशी ली। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से अब तक ना तो पुष्टि की गई है और ना ही इसका खंडन किया गया है।
पुलिस की इस कथित कार्रवाई के बारे में कुछ साफ तो नहीं है ये क्यों की गई, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में मुनव्वर राणा के बेटे पर फायरिंग किए जाने को लेकर कार्रवाई की गई है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार रायबरेली सदर कोतवाल का दावा है कि 28 जून को हुए तबरेज राणा पर जानलेवा हमले का मामला फर्जी था और तबरेज ने खुद अपने प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए अपने ऊपर गोली चलवाई थी। आधी रात को घर पर पुलिस की तलाशी को लेकर शायर मुनव्वर राणा ने कहा है कि रात करीब 1 बजे अचानक उनके घर पर कई पुलिस वाले आ धमके, उनमें कुछ बिना वर्दी के भी थे। मुनव्वर राणा ने कहा कि पुलिस ने उनके घर को ऐसे घेर लिया जैसे ये कश्मीर हो और यहाँ आतंकी रहते हों। राणा ने कहा कि पुलिस वालों ने उनके साथ और उनके घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की। राणा ने कहा कि पुलिस वाले सीधे बेडरूम तक घुस गए थे, जबकि बेडरूम में घर की महिलाएं भी थीं। शायर मुनव्वर राणा ने आगे कहा कि इसको लेकर मैं पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को बहाने से फंसाया जा रहा है, हमको खुदकुशी के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुलिस ने मुझे कई तरह के फर्जी नोटिस भेजे हैं, हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, मेरा गुनाह क्या है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच देश के 6 राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने पर केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की टीमें भेजी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उन टीमों में अलग अलग मामलों से जुड़े अलग अलग विशेषज्ञ शामिल हैं। ये टीमें केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में कोरोना को नियंत्रित करने और इसे रोकने के उपाय करने में राज्यों की सहायता करेंगी। केंद्र की ओर से टीमें भेजने की जल्दबाजी तब दिखाई गई है जब देश के कई राज्यों में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। नई कोरोना टीका नीति के तहत 21 जून को कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया गया और रिकॉर्ड कायम किया गया, लेकिन उसके 1 सप्ताह के अंदर ही कोरोना टीकाकरण अभियान में गिरावट आई। 1 हफ्ते के अंदर 68% कम लोगों को कोरोना टीका लगा दिया गया। इसके बाद से ये लगातार गिरता ही जा रहा है। 21 जून को 86 लाख लोगों को कोरोना टीका देने का दावा किया गया था, लेकिन 1 हफ्ते बाद बुधवार को सिर्फ 27.6 लाख कोरोना खुराकें दी गईं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 27 जून को कोरोना टीका की सबसे कम 17.21 लाख खुराकें दी गईं। ये 21 जून को दी गई खुराकों से 80% कम थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आज तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। वो भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की सजा काट रहे थे। उनको शिक्षक भर्ती घोटाले में 2013 में 10 साल की सजा मिली थी। सजा में छूट के प्रावधान की वजह से उनकी सजा पूरी हो गई है। 5 बार विधायक रह चुके चौटाला 1989 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम होते मामलों के बीच अनलॉक की प्रक्रिया भी चरणबद्ध तरीके से जारी है। अब सोमवार को नोएडा और गाजियाबाद में सिनेमा हॉल और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम सीमित क्षमता के साथ खुल सकेंगे और इसके अलावा मॉल के अंदर और बाहर सिंगल सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में भी शो आयोजित करने की अनुमति दी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।